हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मैथ्स के थर्ड चैप्टर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग मैट्रिसेस का फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड होगा। इस वीडियो के पहले मैंने रिलेशन एंड फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर ऑलरेडी सॉल्यूशन वीडियो एनसीईआरटी का बना रखा है। अगर आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी बाद में देख सकते हैं। साथ में मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाया है जिसमें मैंने क्लास 12th के मैथ्स के जितने भी एक्सरसाइजेस हैं एनसीईआरटी के उन सब का सलूशन उस प्लेलिस्ट में डाल रखा है। आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लीजिएगा जिससे आप कभी भी एक्सरसाइजेस का सलूशन देख पाएंगे। साथ में ही आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आप अपने डाउट्स बड़े ही आसानी से मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइजेस को लगाना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5 बाई 2 12 रूट 3 1 माइनस 5 17 राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सेकेंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, थर्ड द राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है, हमें सबसे पहले इसका ऑर्डर बताना है। ऑर्डर मतलब रोज इनटू कॉलम। तो कितने रोज हैं? 1 2 3 रोज हैं तो 3 क्रॉस कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 कॉलम है। अब 3 और 4 को मल्टीप्लाई ना कर दीजिएगा, सीधे ऑर्डर होता है 3 क्रॉस 4। ठीक है, मल्टीप्लाई थोड़ी नहीं करना आता है, बस 3 क्रॉस 4 लिख के छोड़ दिया जाता है, यही हमारा ऑर्डर रहता है। पहले रो होता है फिर बाद में कॉलम, पहले रो फिर कॉलम। दूसरा है कितने एलिमेंट्स हैं, हमें ये फाइंड करना है। तो बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 एलिमेंट्स हैं। और वैसे भी अगर एलिमेंट्स फाइंड करने हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं। तीसरे वाले में बोला है कि हमें बताना है A13 की वैल्यू क्या होगी। A13 मतलब क्या होता है भाई? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो यही ना हुआ A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 2 3 थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो A13 की वैल्यू हुई 19। ठीक है, A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, पहला वाला रो बताता है दूसरा वाला कॉलम। तो सेकेंड रो मतलब ये वाला रो और फर्स्ट कॉलम मतलब ये वाला कॉलम, तो ये एलिमेंट हुआ। ठीक है, फिर A33 इसका मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो ये है और थर्ड कॉलम ये है, तो ये हुआ, दैट इज -5। फिर A24 भी बोला है, इसका मतलब सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो सेकेंड रो मतलब ये वाला रो और फोर्थ कॉलम मतलब ये वाला कॉलम, तो ये एलिमेंट हुआ, इसकी वैल्यू 12 हो जाएगी। फिर पूछा है A23 की वैल्यू, इसका मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो ये है थर्ड कॉलम ये है, यानी 5/2। ठीक है, ईजी है, बहुत ही आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, what are the possible orders it can have? What if it has 13 elements? कह रहा है एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 हैं। ठीक है, मतलब टोटल 24 एलिमेंट हैं। तो कह रहा है क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है। देखिएगा 24 का पता है क्या करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 2 12 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, क्या मिला? 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो देखिए दो ऑर्डर तो पक्का पॉसिबल हैं, 1 क्रॉस 24 और एक 24 क्रॉस 1, है ना। मतलब एक रो हो और 24 कॉलम हो, या फिर 24 रो हो और एक कॉलम हो, है ना। तो जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ना R और C, यानी रो और कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? नंबर ऑफ एलिमेंट। तो 24 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, 24 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 24 आएगा। तो ये एक पॉसिबल ऑर्डर है। ठीक है, मतलब इस 24 को कितने तरीके से ब्रेक किया जा सकता है ना, वही हमें देखना रहता है जब पूछे कि कितने ऑर्डर्स पॉसिबल हैं। अब देखिए मैं और कैसे कैसे ब्रेक कर सकता हूँ। मैंने 1 से ब्रेकिंग कर ली, अब मैं 2 इंटू 12 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 12, क्योंकि मैंने इस 2 को पकड़ा, बाकी सारों को एक साथ, है ना। यानी 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 तो एक 12 इंटू 2 भी पॉसिबल होगा। सिमिलरली 3 इंटू 8 भी पॉसिबल हो सकता है। इस 3 को मैंने पकड़ा और इन तीनों को पकड़ा, तो 3 इंटू 8 बन गया। फिर
8 इंटू 3 भी पॉसिबल हो सकता है, फिर 4 इंटू 6 भी पॉसिबल हो सकता है। इन दोनों को मैंने एक साथ पकड़ा तो 4 मिला, इन दोनों को एक साथ पकड़ा तो 6 मिला। फिर 6 इंटू 4 भी हो सकता है। सिमिलरली 8 इंटू 3 और 3 इंटू 8 तो हो गए हैं, तो अब 8 से जाएंगे नहीं, है ना। 5 का तो होगा नहीं क्योंकि 5 24 को डिवाइड नहीं करता है। अब सोचिए एक मात्र मिलेगा 12 इंटू 2, 2 इंटू 12, लेकिन ये भी आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला लेंगे नहीं, जो हम लोग काउंट कर चुके हैं वो क्यों लेंगे, ठीक है। तो यही पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, इसके अलावा और कोई पॉसिबल ऑर्डर नहीं होंगे। वो आप यहाँ से बना सकते हैं। आपको इस तरह से दो नंबर लेने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करने पे 24 आए, ठीक है। 2 12 24, 1 24 24, 8 3 24, 6 4 24। अब उसका उल्टा भी लिख देंगे क्योंकि उल्टा भी पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा, है ना। तो ये मेथड है, इस तरह से पॉसिबल ऑर्डर आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में आगे बोला है कि अगर एलिमेंट्स 13 हो, मतलब 13 एलिमेंट हो, तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। अब बताइए 13 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये तो खुद से ही कैंसिल हो गया ना। तो 13 को बेसिकली लिखा जा सकता है 13 इंटू 1, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 हुए तो हम लोग दो ही ऑर्डर बना पाएंगे, एक होगा 1 इंटू 13 और एक 13 इंटू 1, है ना, क्योंकि और तरीके से इसे ब्रेक कर पाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। और किसी तरीके से हम लोग इसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट। तो सेम क्वेश्चन है, इस बार बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो क्या है, 18 है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है ऑर्डर पहला तो ये बड़े आसानी से बन जाएगा, 1 इंटू 18 और 18 इंटू 1, ठीक है। अब 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 3 1 ज़ा 3। तो 18 के प्राइम फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अब 2 से शुरू करते हैं, 2 इंटू 9 का एक बन जाएगा, इस 2 को पकड़िए, इन दोनों को एक साथ पकड़िए तो 2 इंटू 9, और सिमिलरली 9 इंटू 2 का भी बन जाएगा। एक बनता है 6 इंटू 3 का और एक 3 इंटू 6 का, है ना। 6 3 ज़ा 18 और 3 इंटू 6 भी 18 होता है। और कोई पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो भी पॉसिबल था मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप पॉसिबल ऑर्डर्स फाइंड कर सकते हैं। एक और बोला है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हुए, उस केस में ऑर्डर क्या होंगे। तो 5 एक प्राइम नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 इंटू 5 आएगा, और एक और ऑर्डर फिर बन जाएगा 5 इंटू 1, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है पॉसिबल ऑर्डर निकालने का। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A is equal to Aij whose elements are given by first Aij is equal to I plus j का whole square divided by 2, second Aij is equal to I by j, थर्ड है Aij is equal to I plus 2j का whole square divided by 2। बहुत ही सिंपल है, हमें एक 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, जिसमें जो एलिमेंट्स होंगे यानी Aij एलिमेंट्स होते हैं ना, ये किस तरह से होंगे, I plus j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो जैसे अगर एक 2x2 आप मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो इसमें A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा और एक A22 होगा, ठीक है। ये 4 एलिमेंट्स होंगे। तो सबसे पहले हम लोग A11 निकालेंगे। A11 मतलब I की जगह भी 1, J की जगह भी 1, तो इस I की जगह 1 रखेंगे प्लस इस J की जगह 1 रखेंगे, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसे सॉल्व कर लीजिए, आएगा आपका आंसर 2। सिमिलरली A12 मतलब I की जगह 1, J की जगह 2, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 9/2, ठीक है। सिमिलरली हम लोग अगर A21 निकालें तो I की जगह 2 प्लस J की जगह 1, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 9/2 अगेन, है ना, फिर से 9/2 आएगा। उसके बाद अगर हम लोग A22 निकालें तो ये आएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि I की भी वैल्यू 2 है, J की भी वैल्यू 2 है, 2 + 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 4 का स्क्वायर यानी 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। तो सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है, पुट कर देते हैं। A11 की वैल्यू थी 2, A12 की वैल्यू थी 9/2, यहाँ पे भी 9/2 और यहाँ पे 8। ये हमारा मैट्रिक्स बन गया है, इसे आप नोट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट तो बहुत ही आसान है, ठीक है। इसमें Aij इज इक्वल टू दिया है I by j, तो A11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1 दैट इज़ 1। A12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। A21 की वैल्यू क्या हो जाएगी,
2/1 है ना, क्योंकि आई ऊपर रखना है, जे नीचे, 2/1 मतलब 2 ही होगा। फिर A22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/2 यानी 1। ठीक है, तो रख देते हैं वैल्यू। A11 की वैल्यू 1 थी, A12 की वैल्यू थी 1/2, A21 की वैल्यू 2 थी, A22 की वैल्यू थी 1। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स बन गया 2x2 का। थर्ड पार्ट में हमें Aij इजगल टू दिया है i + 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो हम लोग A11 निकालेंगे, तो 1 + 2 × 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 9/2। ठीक है, A12 निकालेंगे तो ये आएगा 1 + 2 × 2 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा आपका 25/2 है ना। फिर A21 निकालिएगा, ये आएगा 1 + सॉरी इस बार i की वैल्यू 2 है, तो 2 + 2 × 1 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये 8 आएगा है ना। फिर A22 भी निकाल लीजिएगा, तो ये आएगा 2 + 2 × 2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा आपका 18 है ना। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि बस हमें i और j की वैल्यू पुट करनी रहती है। ठीक है, तो अब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। A11 की वैल्यू थी 9/2, A12 की वैल्यू थी 25/2, A21 की वैल्यू 8 और A22 की वैल्यू 18 है ना। तो ये हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। पहला है Aij इजगल टू 1/2 मॉड में -3i + j। सेकेंड है Aij इजगल टू 2i - j। सिमिलर क्वेश्चन है जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया उसी की तरह है। ठीक है, इसमें पहले पार्ट में हमें दिया है Aij इजगल टू 1/2 मॉड में 3i -3i + j। ठीक है, हमें 3x4 मैट्रिक्स बनाना है। कितने का, 3x4 का, यानी 3 रो होने चाहिए 4 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम। तो ऐसे होगा क्या, A11 A12 A13 A14। ठीक है, A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। 3 रो हैं, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 कॉलम हैं, 1 2 3 4 कॉलम है, 3 रो हैं। ठीक है, तो सबसे पहले A11 निकाल लीजिए, 1/2 -3 × i की जगह 1 + 1। ठीक है, तो इस अंदर को सॉल्व करेंगे तो -3 + 1 करने पे क्या आएगा, -2 आएगा। ठीक है, मॉड ऑफ -2 क्या दे देगा, 2 दे देगा × 2, तो 2 से 2 कट के हमें वैल्यू मिलेगी 1। सिमिलरली A12 निकालिएगा, A12 की भी वैल्यू आएगी 1/2। ठीक है, निकाल लीजिएगा आप लोग कैलकुलेट करके, इतना तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। A13 की वैल्यू आएगी 0, A14 की वैल्यू आएगी 1/2। ठीक है, सिमिलरली A21 की वैल्यू आएगी 5/2, A22 की वैल्यू आएगी 2, A23 की वैल्यू आएगी 3/2, A24 की वैल्यू आएगी 1। ठीक है, तो ये A21 A22 A23 A24 की वैल्यू है। अब हम लोग A31 A32 A33 A34 की वैल्यू निकालेंगे, तो A31 की वैल्यू आएगी 4, A32 की वैल्यू आएगी 7/2, A33 की वैल्यू आएगी 3, A34 की वैल्यू आएगी 5/2। वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। A11 की वैल्यू 1, तो 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1, फिर आएगा 4 7/2 3 5/2। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स बन के रेडी हो जाएगा। कैलकुलेशन ये है इसमें, इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब आप कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं। 12th में आप पहुंच चुके हैं, मैंने डायरेक्ट कर दिया है कैलकुलेशन और कुछ नहीं। ठीक है, एक मैंने करके दिखाया कैसे किया जाता है, बाकी सब मैंने डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब सेकंड वाले में हमें इन सब की वैल्यूज़ निकालनी है।
इस बार 2i माइनस जे है तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान होगा इस बार। a11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू आई की जगह 1 माइनस जे की जगह 1, तो यह आ जाएगा आपका 1। ठीक है, a12 की वैल्यू इस बार आएगी 0, a13 की वैल्यू आएगी आपकी -1, a14 की वैल्यू आएगी आपकी -2। ठीक है, a21 की वैल्यू आएगी आपकी 3, a22 की वैल्यू आएगी आपकी 2, a23 की वैल्यू आएगी आपकी 1 और a24 की वैल्यू आएगी आपकी 0, a31 की वैल्यू आएगी 5, a32 की वैल्यू आएगी 4, a33 की वैल्यू आएगी 3 और a34 की वैल्यू आएगी 2 यानी 2। ठीक है, वैल्यू पुट करके हम लोग मैट्रिक्स बना देंगे। तो 1 0 -1 -2, ठीक है, 3 2 1 0 3 2 1 0 5 4 3 2 1 5 4 3 2। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, कैलकुलेट करके बस वैल्यू पुट कर देनी है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। इस यहाँ पे दो मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 है, तो यहाँ पे x है और यहाँ पे 1 है, इसका मतलब x और 1 आपस में बराबर होंगे, यानी x = 1 होगा। ये एलिमेंट की वैल्यू 1 होगी क्योंकि सामने वाले के इक्वल होते हैं। फिर 4 जो है वो y के इक्वल होगा, तो मैं लिख सकता हूँ 4 = y। 3 जो है वो z के इक्वल होगा, तो 3 = z। तो सबकी वैल्यू तो आ गई, x की वैल्यू 1 आई, y की वैल्यू 4 आई, z की वैल्यू 3 आई। इसमें देखिए ये जो x + y है वो 6 के इक्वल होगा, 2 तो 2 के इक्वल है ही। 5 + z 5 के इक्वल होगा, 5 + z 5 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस 5 को अगर इधर भेज दिया जाए तो z = 5 - 5 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो z की तो वैल्यू आ गई, x + y = 6 है, और एक है देखिए x y = 8 है ना, x y और 8 भी आपस में बराबर होंगे। तो x + y की वैल्यू 6 है, x y की वैल्यू 8 है। ठीक है, यहाँ से बताइए क्या y = ऐसे हो जाएगा 6 - x, इस x को उधर भेज दें तो 6 - x हो जाएगा। अब हमें दिया था x y = 8, तो मैं y की वैल्यू पुट कर दूं तो x 6 - x = 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x - x² = 8, या फिर कह सकते हैं हम लोग x² - 6x + 8 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है। ठीक है, कैसे बना है, इस x² को उधर लेके गया हूँ, इस 6x को उधर लेके गया हूँ, तो 6x उधर जाएगा तो -6x, -x² उधर जाएगा तो +x², और 8 तो प्लस में ही था = 0। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को उधर लेके गया हूँ, इन दोनों टर्म्स को उधर, तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो आप सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखे होंगे। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी एक बार, और एक बार 2 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू या तो एक बार 4 आएगी या तो एक बार 2 आएगी। तो अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू पक्का 2 हो जाएगी, क्योंकि 4 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 आएगी, है ना, क्योंकि यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 नीचे जाएगा, 8 को डिवाइड करेगा तो 4 आ जाएगा। ये सब करना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कैसे इस y और x की वैल्यू मैंने निकाली है, कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है। ठीक है, थर्ड पार्ट में भी हमें यही काम करना है, x और y और z की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो चीज़ है वो 9 के इक्वल होगी, x + y + z = 9। ठीक है, ये चीज़ 5 के इक्वल होगी, तो x + z = 5। फिर ये चीज़ 7 के इक्वल होगी, तो y + z = 7। अच्छा, ध्यान से देखिए इस वाले इक्वेशन में, इसमें अगर मैं इसको वापस लिखूँ तो x प्लस ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ y + z = 9 है। मैं y + z पे ब्रैकेट लगा दिया हूँ क्योंकि मुझे y + z की वैल्यू मालूम है 7 है, तो इस y + z की जगह मैं 7 लिख सकता हूँ। तो x + 7 = 9 आ जाएगा। इस 7 को उधर भेजेंगे तो 9 - 7 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 2 आ गई है तो इस इक्वेशन में मैं रख सकता हूँ, तो ये x + z = 5 था, तो 2 + z = 5 हो जाएगा, तो z की वैल्यू 3 आ जाएगी। z की वैल्यू 3 आ गई है तो मैं इस वाले इक्वेशन में रख दूंगा, तो y + z की वैल्यू 3 थी = 7,
तो y इज इक्वल टू 4, सबकी वैल्यू आ गई। ठीक है, मैंने इस वाले इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर दिया क्योंकि y प्लस जेड और y प्लस जेड दिया था, तो 7 रख दिया मैंने y प्लस जेड के जगह, जिससे x की वैल्यू तुरंत 2 आ गई। ठीक है, उसके बाद बाकी वैल्यूज तो निकल ही जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द इक्वेशन दिस। मतलब इस इक्वेशन से हमें ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही आसान है निकालना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैंने बताया क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो ये a माइनस बी माइनस 1 के इक्वल होगा, तो a माइनस बी इजल टू माइनस 1। ये 2a माइनस बी 0 के इक्वल होगा, तो 2a माइनस बी इजल टू 0। ठीक है, तो अगर मैं इस माइनस बी को उधर भेज दूँ तो ये जाएगा 2a इजल टू बी, तो b की वैल्यू मालूम चल गई, वो है 2a। ठीक है, तो मैं इस b की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में रख दूंगा, तो ये जाएगा a माइनस बी की वैल्यू 2a है, तो इस b की जगह मैंने 2a रख दिया इजल टू माइनस 1। ए को 2a से घटाएंगे तो माइनस ए आएगा इजल टू माइनस 1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। इस ए की वैल्यू को यहाँ पे रख दूंगा, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 1 जो कि थी बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए 2a प्लस सी 5 के इक्वल होगा, 2a प्लस सी 5 के इक्वल होगा। ए की वैल्यू थी 1, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इजल टू 5, 2 इंटू 1 करने पर ऑब्वियसली बात है 2 ही आएगा, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 3। सी की वैल्यू आ गई, ये चीज इसके इक्वल होगी, तो 3c प्लस डी 13 के इक्वल होगा, तो c की वैल्यू मालूम है मुझे 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, 3 इंटू 3 करने पे 9 आएगा, तो d की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, तो सबकी वैल्यू फाइंड हो गई बड़े आसानी से, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये एक MCQ क्वेश्चन है। A इज इक्वल टू EIJ M क्रॉस N इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ऑप्शन ए है m इज लेस देन n, m इज ग्रेटर देन n, m इज इक्वल टू n, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। कह रहा है a इज इक्वल टू AIJ और इधर दिया है m क्रॉस n। कह रहा है ये स्क्वायर मैट्रिक्स तब होगा जब m क्या लेस देन n होगा तब, या फिर जब m ग्रेटर देन होगा n से तब, या फिर m जब n के इक्वल होगा तब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। किस केस में स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ये वाला मैट्रिक्स। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स का छोटा तरीका है लिखने का। जैसे आपने कोई स्क्वायर मैट्रिक्स देखा होगा, जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 4 0 2 1, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका आप ऑर्डर बता सकते हैं क्या? इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नंबर है वहाँ पे भी यही नंबर है, मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही है। तो रो और कॉलम आपस में इक्वल होते हैं तभी तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस m और n को आपस में इक्वल होना पड़ेगा स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने रो होते हैं उतने ही कॉलम होते हैं, जितने रो होते हैं उतने ही कॉलम होते हैं। तो m और n की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं होगी तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा कैसे? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास दो मैट्रिसेस दिए हैं और कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, मैट्रिसेस हैं 3x + 7 5 और एक है एलिमेंट y + 1 2 - 3x। ये एक मैट्रिक्स है और एक और हमारे पास मैट्रिक्स है 0 y - 2 8 4। ये दो मैट्रिसेस हैं। क्वेश्चन में कहा है ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हमें बताना है कि कौन से ऑप्शंस में x और y और z की वैल्यू सही दी हुई है। ठीक है, तो 3x + 7 0 के इक्वल होगा, 3x + 7 0 के इक्वल होगा। इस 7 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x = -7, तो x की वैल्यू आ जाएगी -7/3। ठीक है, सिमिलरली ये 5 ये y - 2 के इक्वल होगा, 5 = y - 2, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, इस -2 को उधर लाएंगे तो जुड़ जाएगा, तो x और y की वैल्यू मिल गई। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे y + 1 = 8 दिया है, ये भी तो एक इक्वेशन बनेगा ना, y + 1 = 8। ठीक है, तो मैं इस y की वैल्यू अगर यहाँ रखूँ 7 + 1 = 8 हो जाएगा। सिमिलरली 2 - 3x = 4 दिया है, 2 - 3x = 4 दिया है, तो अगर मैं x की वैल्यू रखूँ -7/3, ठीक है, और उसके आगे -3 है, फिर उसके आगे 2 है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 7 आ जाएगा, जो कि 9 होता है, 4 नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं? ये जो इक्वेशन बनेगा ये और ये चीज़ आपस में इक्वल होगी। 2 - 3x 4 के इक्वल होगा,
लेकिन जब मैंने x की वैल्यू पुट की जो कि मेरी आई थी -7/3 इस वाले इक्वेशन से, इस वाले इक्वेशन से आई थी ना, जब मैंने इसको और इस एलिमेंट को इक्वेट किया था तो x की वैल्यू -7/3 आई थी। जब मैंने इस x की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में रखा तो 4 नहीं आ रहा था, इधर 4 नहीं आ रहा था, मेरा तो 9 आ रहा था। तो कुछ तो गलती हो गया है। गलती क्यों हुआ है? क्योंकि क्वेश्चन गलत है, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्योंकि इस वाले से जो मैंने x की वैल्यू निकाली वो इस वाले कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर रही थी, यानी 2 - 3x = 4 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। बात समझ में आ रही है? अगर इसमें आपको कोई डाउट होगा तो टेलीग्राम चैनल पे पूछ लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0, 1 इज, ऑप्शन ए है 27, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 81, ऑप्शन डी है 512। कह रहा है हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स है जिसमें ऑब्वियस सी बात है 9 एलिमेंट्स होंगे, है ना, ऐसे 9 एलिमेंट्स होंगे, मैंने उनकी जगह ब्लैंक्स छोड़ दिए हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि हर एक एलिमेंट की जगह आप या तो 0 रख सकते हैं या तो 1 रख सकते हैं। हर एक एलिमेंट की जगह आप या तो 0 या तो 1, मतलब ये जो 9 एलिमेंट्स हैं या तो आप इनकी जगह 0 या तो 1 रख सकते हैं। तो कह रहा है आप ऐसे कितने मैट्रिसेस बना देंगे? तो पहले वाले एलिमेंट के पास कितने चॉइसेस हैं? 2 ही चॉइसेस हैं ना, तो 2। दूसरे वाले के पास भी 2 ही चॉइसेस हैं तो फिर 2। ऐसे हर एक एलिमेंट के पास 2 ही चॉइसेस होंगे। ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं? 9, तो 2 को 9 बार लिख दीजिए, ठीक है। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको नंबर ऑफ मैट्रिसेस मिल जाएंगे, ठीक है। ये आएगा आपका 2 का पावर 9, 2 का पावर 9 होता है 512, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आज मैंने 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए न्यू पैटर्न के या कह सकते हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को पूरा जरूर देखा होगा। अगर आपके कोई डाउट्स रह गए हैं तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, वहाँ मैं आपके डाउट्स क्लियर करा दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में भी अपने डाउट्स बता सकते हैं, कोशिश करूँगा कमेंट बॉक्स में डाउट्स बताने की। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।